गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने JCERT के द्वारा जारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेट 3 के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में सेट 3 को सॉल्व करेंगे। जो टर्मिनल एग्जामिनेशन होने हैं, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्लास 12 के लिए, उसके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेट थ्री को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार बता देता हूं कि हर एक प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स के होंगे। 35 मार्क्स के एग्जाम होने हैं और 15 नंबर जो है प्रैक्टिकल के लिए रखे गए हैं। और वो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के साथ होना है। वो मार्च अप्रैल महीने में जो शेड्यूल किया गया है उसके साथ, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा दोनों टर्मिनल एग्जामिनेशन के मार्क्स को जोड़ के आएगा। इसमें 35 क्वेश्चंस है। टोटल टाइम जो है वो 1.5 घंटे का दिया जाता है आपको। और जैसा कि शेड्यूल दिया गया है, 3 दिनों में एग्जामिनेशन को समाप्त कर देना है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एक दिन में 2 सब्जेक्ट और एक दिन में 1 सब्जेक्ट लेकर एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना है 3 दिनों में। OMR शीट पर एग्जामिनेशन देना है। OMR शीट पर कैसे अपना रिस्पॉन्स अंकित करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो इस के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ढूंढ सकते हैं, या इससे पिछले आप अगर मेरा चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर है, इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में, एडिशनल प्लेलिस्ट में टॉपिक करके वो लिखा हुआ है कि OMR शीट पर आप अपना रिस्पॉन्स कैसे अंकित करेंगे, तो वो मैंने बनाया हुआ, आप वहाँ से अपनी मदद ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अगर सही हो गया तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे 1 नंबर। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का एक फ़ायदा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बात मैं फिर से बता दूं आपको कि जैसे जैसे हम सेट में, जैसे पहला सेट, दूसरे सेट, तीसरे सेट में आ रहे हैं, तो थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो ट्विस्टेड आ रहे हैं। थोड़े से डिफ़िकल्टी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की संख्या इसमें थोड़ा है। तो सब तरह के क्वेश्चन, अगर 5 के 5 सेट आप बना लेते हैं, कुछ सेट हम लोगों ने भी तैयार किया हुआ है, तो वो सेट भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो अगर ये 5-7 सेट बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल छूटना है। इसमें सारे के सारे सवाल कवर हो जाते हैं। और मैंने जो आंसर तैयार किया है वो एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार किया है, तो इस तरह से रिवीजन भी एक तरह से होता जा रहा है। तो पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस इन नेचर। तो एमॉर्फस का मतलब हुआ जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो देखिए, डायमंड एक कोवैलेंट सॉलिड है जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट एक कोवैलेंट सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कॉमन सॉल्ट एक आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ग्लास ही है जो एमॉर्फस सॉलिड है, जिसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 100 हैज ए BCC स्ट्रक्चर एंड एज लेंथ 400 पिकोमीटर। देखिए, BCC स्ट्रक्चर है, ध्यान देना है, फिर से स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ पेन न हो जाए। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ये स्ट्रक्चर BCC है। तो BCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 होते हैं। तो Z का वैल्यू मैंने यहाँ 2 लिख दिया है सावधानी पूर्वक। BCC है, इसमें किसका मोलर मास 100 ग्राम दिया है। A का वैल्यू, एज लेंथ मतलब A का वैल्यू दिया है 400 पिकोमीटर। तो चूंकि यहाँ डाटा सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में है, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, बदल दिया है। और D का फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, D = ZM/A³ Na। इस पर जो पुट किया है तो आंसर आया है 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब B है, तो इसका आंसर हुआ B। मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला याद हो और इसके फॉर्मूला पर पुट कर देना है, कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो करना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- आयन इन NaCl स्ट्रक्चर। देखिए, सोडियम क्लोराइड का जो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है, बड़ा ही कॉमन स्ट्रक्चर है। इसमें Cl- फेस सेंटर्ड पे होते हैं और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे सोडियम आयन होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, और इसमें रेशियो Na+ और Cl- का 1:1 है। तो Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। तो इसमें
इसका आंसर हुआ बी। तो Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Na प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर्स द डेंसिटी। एक ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें डेंसिटी घट जाती है। तो डेंसिटी जैसे पॉइंट डिफेक्ट में आपको पढ़ाया गया है, सारे के सारे पॉइंट डिफेक्ट है, मैं स्टैचियोमेट्रिक, नॉन स्टैचियोमेट्रिक, इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और स्टैचियोमेट्रिक स्कॉटकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट में, फ्रैंकल डिफेक्ट में आयंस का जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मिसप्लेसमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक आयन मूव कर जाते हैं। लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट में दो आयन साइमल्टेनियसली सॉलिड से बाहर चले जाते हैं, तो डेंसिटी घट जाती है। तो इसका आंसर होगा बी। मैंने यहाँ लिखा भी है, इन स्कॉटकी डिफेक्ट 2 आयंस आर रिमूव्ड साइमल्टेनियसली सो डेंसिटी डिक्रीजेज। मैंने एक्सप्लेनेशन भी इसका लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 234.2 ग्राम ऑफ sugar. Syrup contains 34.2 ग्राम ऑफ sugar. व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलैलिटी निकालनी है हमें। तो टोटल सोल्यूशन 234 लिख दिया। सॉल्यूट कितना है, 34.2 ग्राम। तो इसको घटाएंगे तो सॉल्वेंट 200 ग्राम आ जाएगा। अब जो हमारा सॉल्यूट है, शुगर है, C12H22O11 सुक्रोज। तो सुक्रोज का मोलर मास आप कैलकुलेट करो तो आपको 342 ग्राम आएगा। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। हम इस पर जब पुट करते हैं तो 0.5 मोलल ये आंसर आता है। इसका आंसर है बी। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक, मैं एकदम गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन यही प्रोसेस है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमको आ गया है, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करेंगे कैलकुलेट करके, सॉल्व करके। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, देखिए फैराडेज के 2 लॉ हैं, दोनों ही लॉ में जो अमाउंट होता है वो इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड होता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। उसमें W इक्वल टू होता है ZIT। तो Z जो है वो इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं उसको। तो वो इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड होता है और उसका आंसर होगा डी। एक फैराडे जो चार्ज होता है 96,500 कूलम, वो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास कराइएगा तो उसमें इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट हो जाता है। ये फैराडे का डिफिनीशन भी है। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस। देखिए मैंने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया है। Mn4 माइनस Mn2 प्लस बनेगा तो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 4H2 जोड़ देंगे तो यहाँ 8H प्लस जोड़ेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96,500 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 482,500 कूलम। तो इसी को यहाँ 4.825 इंटू 10⁵ कूलम्ब, ये आंसर इसका डी सही है। हमने यहाँ कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 में है, द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो कप्पा इंटू V बाई N या कप्पा बाई मोलरिटी होती है। तो कप्पा का यूनिट होता है साइमन मीटर इनवर्स, लेकिन जनरली सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो टोटल सॉल्व करके जब देखिएगा तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट कौन है, मतलब जो डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, फॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, लेकिन मोलैलिटी है जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, और वॉल्यूम खुद टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसलिए बाकी जो 3 हुए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हुए मोलैलिटी को छोड़ के। तो इसका आंसर हुआ बी, मोलैलिटी इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है, मोलैलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, 200 ml वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन। ये डाइल्यूशन का केस है। एक सोल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलरिटी 0.2 मोलर है और वॉल्यूम 500 ml है, उसमें 200 ml वाटर मिला दिया। तो देखिए इसमें यूज करते हैं हम लोग M1V1 बराबर M2V2।
तो इसमें M2 निकाला है तो 0.14 मोलर आया है। आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें मेटलर्जी में फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में होता क्या है, एक वाटर टैंक होता है, उसमें ओर्स के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसमें डाल दिए जाते हैं। उसमें थोड़ा सा टर्पीन का वायल डाला जाता है, फ्रोथर डाला जाता है, स्टेबलाइजर डाला जाता है, डिप्रेशन डाला जाता है, उसको पैडल से एजिटेट किया जाता है तो झाग बनता है, झाग के साथ ओर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ कहता है कि अगर आप ऑक्साइड ओर लेंगे तो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, कार्बोनेट लेंगे डिजॉल्व हो जाएगा, क्लोराइड लेंगे डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसमें केवल सल्फाइड ओर के लिए ही फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज होता है। तो इसका आंसर हुआ बी, सल्फाइड ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कैलामाइन। कैलामाइन एक जिंक का ओर है, जिंक कार्बोनेट का नाम है कैलामाइन। तो कैलामाइन हुआ जिंक का ओर, एल्युमिनियम का नहीं है, आयरन का नहीं, कॉपर का नहीं है। देखिए फ्लक्स SiO2 इज यूज्ड टू रिमूव। देखिए जो भी चीज़ डालेंगे, यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग मुझे लग रही है, जो आप बाहर से यूज करते हैं ना वो कहलाता है फ्लक्स। हाँ सॉरी, फ्लक्स ठीक कहा, फ्लक्स। और जो उसमें बन के वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो स्लैग होता है। तो फ्लक्स जो हुआ SiO2, CO2 के लिए नहीं, SO2 के लिए नहीं, Cu के लिए नहीं, FeO के लिए यूज किया जाता है। आयरन सिलिकेट के रूप में ये बाहर निकल जाता है, जो कि एक स्लैग है। हॉल हेराल्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। अल्युमिनियम के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन में हॉल हेराल्ट मेथड का यूज किया जाता है। लीचिंग प्रोसेस से जो अल्यूमिना हमें मिलता है, अल्यूमिना का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज करके, तो हमें अल्युमिनियम मिलता है और इस प्रोसेस का नाम है हॉल हेराल्ट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट आर शोन बाय जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, उसके आयंस एक इधर उधर खिसक सकते हैं, तो वहां फ्रैंकल डिफेक्ट कॉमनली पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मिनरल इज कॉल्ड गैंग। जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं उनका डेफिनेशन ही है गैंग। जो डाला जाता है वो फ्लक्स, और जो दोनों के मिलने से बनता है वो स्लैग। लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। लुकास टेस्ट बता दूं आपको, ये अल्कोहल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्कोहल चैप्टर का, और इसका यूज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हैलो अल्केन में भी करते हैं। लुकास रिएजेंट होता है मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2। मैंने लिखा भी है, ZnCl2 उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है, HCl और ZnCl2, और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से अलग अलग प्रोडक्ट देता है। प्राइमरी अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये क्लियर सोल्यूशन बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो शुरू में तो क्लियर सोल्यूशन होगा, लेकिन 5 मिनट अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, दुधिया हो जाएगा वो सोल्यूशन। और अगर टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो धुंधलापन तुरंत अपीयर होता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में किया जाता है, बाकी ये तीनों में इसका यूज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सोल्यूशन, उसमें सोल्यूशन भरा हुआ है, एट 298 केल्विन इज, इसका रेसिस्टेंस 1500 ओम दिया हुआ है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ, इसका कंडक्टिविटी भी मालूम है, तो सेल कांस्टेंट मालूम होगा आपको कि किसी भी कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट होता है, विच इज द रेशियो बिटवीन द L एंड A। L हो गया लेंथ ऑफ द सेल कंडक्टिविटी सेल, एंड A हो गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितना एरिया में वो लिक्विड भर सकते हैं। तो उसके लिए डेफिनेशन मैंने लिखा कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो इस L/A को हम G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू हो गया 1/r इंटू G स्टार। तो अगर हम G स्टार निकाले तो कप्पा इंटू R, इसको गुना किया है तो 0.297 सेंटीमीटर इनवर्स आया है, और वो है वो ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लग रहा है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 250 ग्राम ऑफ 25%। देखिए इसका मतलब हो, इस भाषा का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन 250 ग्राम है और उसमें सॉल्यूट कितना है 25%, सॉल्यूशन 500 ग्राम है और सॉल्यूट है 40%।
तो दोनों को मैंने निकाल लिया अलग अलग, दोनों को जोड़ दिया है, तो दोनों को जोड़ने से 262.5 ग्राम सॉल्यूट आया है और सॉल्यूशन हो जाएगा 250 और 500 750 और उसमें परसेंटेज निकाला 35% आया। इसका आंसर ए सही हुआ। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना है, कैलकुलेशन चेक कर लेना चाहिए अपने से भी। क्वेश्चन नंबर 20, द IUPAC नेम ऑफ, इसका IUPAC नेम, तो हम इसमें डबल बॉन्ड को नहीं फंक्शनल ग्रुप को देंगे प्रेफरेंस नंबरिंग के लिए, तो इधर से तीसरे पर पड़ेगा, इधर से चौथे पर पड़ेगा, तो हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो 6 कार्बन है तो हेक्स, पहला पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो इन, और तीसरे पोजीशन पर ऑल अल्कोहल है तो ओल, तो इसका आंसर हुआ ए, ऑप्शन ए। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन होना है वाटर का, ये पिछले टेस्ट में, पिछले सेट में भी था ये, तो प्रोपेन 2 आल बनेगा, इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ, सिंपल सा मार्कोनिकॉफ एडिशन है। 21st का आंसर हुआ ए। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, देखिए ये ईथर है, इसका HI से रिएक्शन कराए हैं, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, क्योंकि यहाँ से टूटने से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का बनने की संभावना है, तो यहाँ लग जाएगा I और इधर से लग जाएगा H, तो बनेगा इथेनॉल और टर्टब्यूटाइल आयोडाइड, तो टर्टब्यूटाइल आयोडाइड इथेनॉल का ऑप्शन है डी, तो इसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 23, द वन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये विलियमसन सिंथेसिस होता है। विलियमसन सिंथेसिस से, या मैंने लिखा विलियमसन सिंथेसिस का डेफिनेशन, कि विलियमसन सिंथेसिस से हम हर एक तरह का ईथर बना सकते हैं, सिमेट्रिक ईथर, अनसिमेट्रिक ईथर, वैसे ईथर जिसमें सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होते हैं, उस तरह के ईथर बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हुआ बी, विलियमसन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वोलेटाइल, तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है स्टीम वोलेटाइल, ही देख लीजिए मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना दिया है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिससे उसको कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है, जबकि पैरानाइट्रोफेनॉल में इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, इसलिए स्टीम वोलेटाइल है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। बड़ा कॉमन सवाल है ये, तो आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, सबका फॉर्मूला मैंने लिखा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल और 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफेनॉल। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन सकिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन जब सक करेगा तो हाइड्रोजन का निकलना आसान कर देगा। तो यहाँ एक है, यहाँ पर दो, यहाँ भी एक ही है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो सबसे आसानी से H+ इसमें से निकलेगा, इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका नाम भी है पिक्रिक एसिड, तो इसका आंसर हुआ डी, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन, देखिए SN2 रिएक्शन जो है वो 1 स्टेप प्रोसेस होता है, और उसमें प्रेफरेंस उस एटम को, उस मॉलिक्यूल को जाता है जिसमें ज़्यादा आसानी से जाने वाला कोई ग्रुप लगा हो। तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो क्लोरीन में और आयोडीन में बेटर, देखिए सेकेंडरी और टर्शियरी तो जाएगा नहीं, देखिए यहाँ जो बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन और यहाँ बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन, तो जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने ना वहाँ SN1 पाथवे होता है, तो यहाँ पर SN2 पाथवे होना है ए और सी में, तो ए और सी में ज़्यादा अच्छा जाने वाला ग्रुप है आयोडीन, इसलिए सी इसका आंसर होगा। ये NCERT का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन NCERT का, आप उसमें देख लीजिए मैंने सबका बना दिया है। डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेज, और उसके तराजू पे मैंने, उसके पैरामीटर पे मैंने इसको देखा है, तो ये मिथिलीन क्लोराइड जो है, डाइक्लोरोमीथेन जिसको कहते हैं, उसका डाइपोल मोमेंट डाटा भी है 1.62 होता है, इसका 1.03, लेकिन आपको डाटा नहीं, आपको ऐसे अंदाज लगाना है बॉन्ड के बेसिस पे, तो ये मिथिलीन क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर, देखिए ये है अल्कोहल, यहाँ SOCl2 डाला है तो Cl लग जाएगा, सिंपल सा क्लोरोअल्केन बनेगा, तो इसका आंसर हुआ ए, बड़ा ही कॉमन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, द हैलो अल्केन्स रिएक्ट्स विथ AgCN टू गिव, देखिए AgCN में CN एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकती है, कार्बन के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन AgCN एक कोवैलेंट कंपाउंड है जो कि टूटेगा नहीं आयंस में, तो इसका एक ही साइड खाली है और वो है नाइट्रोजन, तो बनेगा आइसोसाइनाइड, इसका आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, PCl5 होता ही है,
ACl5 होगा, SbCl5 होगा, लेकिन NCl5 नहीं हो सकता है, बिकॉज नाइट्रोजन हैज नो वैकेंट d ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंसी बियॉन्ड 4। इसकी मैक्सिमम को वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल होते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सब में निकाल लीजिएगा, H3PO4 तो हो गया 4 दूना 8 में से 3 घट गया 5, तो 5 फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 5 है, और आंसर हुआ सी। इन नाइट्रेट आयन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका और एक आयन है तो 6 का आधा 3 sp2, हाइब्रिडेशन हुआ sp2, 32 का आंसर हुआ बी। जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट हैज फुलफिल्ड d ऑर्बिटल। बस ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, क्योंकि इसमें सारे के सारे d ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। मैंने फिर से पकड़ा है, हर एक सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है। कलर्ड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए मैंने कन्फिगरेशन ही लिख दिया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर होगा Mn2+B। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए यहाँ पर मुझे एक बार कन्फ्यूजन होने लगा था, यहाँ मैंने Mn समझ लिया था, जबकि यह M2+ है और उसका इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर 27 है। ठीक है, तो कहता है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो μs होता है n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, n नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए M2+ 4s0 3d7 होगा, 3d7 में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 5 15 का स्क्वायर रूट जो होगा वो बना 3.87 बोर मैग्नेटॉन, तो आंसर हुआ बी। तो देखिए ये इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे और थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी थे। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, और 5 सेट अगर हम बना लेते हैं तो हमें क्वेश्चन का पूरा आइडिया हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग हैं आपकी पूरी मदद करने के लिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाएं, हमारे स्टूडेंट्स भी हमसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाएं, और इसीलिए आपके लिए इतना सभी शिक्षक आपके लिए लगे रहते हैं, और हम लोग भी हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और जब कभी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो हमारे इस चैनल पे सारे के सारे लेक्चर्स रखे हुए डाले हुए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के, बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, लगभग 200-250 लेक्चर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, और सारे के सारे पब्लिक किए हुए हैं, कुछ अभी प्राइवेट किए हुए हैं, लेकिन समय आने पर वो भी पब्लिक कर दिए जाएंगे। तो आप इसको देखें, और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एकदम तुरंत सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो देखते हैं तो लाइक देना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा आपको, चौथे सेट पर हम लोग बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।